Good morning, dear student. Myself Jyoti Sharma. How are you? I hope you're fine. Students, जैसा कि आप जानते हैं हमने NCERT की हिस्ट्री की क्लास स्टार्ट की थी और उसका हम फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने अतीत के बारे में जाना था और भारत कैसे पड़ा इसके बारे में हम जान चुके हैं। अभिलेख और सिक्कों के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। आज हम स्टडी करेंगे आरंभिक मानव की खोज। आरंभिक मानव की खोज कैसे हुई। जो 20 साल पहले हमारे पूर्वज हैं वो होमो सैपियंस थे। उससे पहले के मानव जो बंदर की तरह चलते थे चारों पैरों पर, वो थे रामफिथेकस। जो हाथ और पैर दोनों से चलते थे, जैसे आज के टाइम में बंदर चलते हैं। और सेकंड नंबर पे ऑस्ट्रोपिथेकस। उसने थोड़ा सा ऐसे उठ के चलना स्टार्ट किया। और उसके बाद होमो इरेक्टस। और जो अब 20 साल पहले का मानव है वो होमो सैपियंस। मैं अब यहाँ पे लिखती हूँ। होमो सैपियंस जो आज का आधुनिक मानव, अर्थात जो हमारे पूर्वज हैं वो होमो सैपियंस हैं। और उसके बाद उन्होंने अपने, क्योंकि वो भोजन वगैरह के बारे में कुछ जानते नहीं थे, वो एकदम आखेटक शिकारी थे, भोजन के लिए इधर उधर भटकते रहते थे जंगलों में। उसके बारे में हम जानेंगे। आरंभिक मानव, आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे? इसके बारे में हम जान सकते हैं कि उनको भोजन की जानकारी नहीं थी। उसे भोजन के लिए इधर से उधर जाना पड़ता था। हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं, अर्थात वे अपने भोजन की तलाश में इधर से उधर जाते थे। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ और चिड़िया पकड़ते थे। फल मूल, दाने, पौधे, पत्तियां, अंडे इकट्ठे किया करते थे। हमारे उपमहाद्वीप जैसे गर्म देशों में पेड़ पौधों की अनगिनत प्रजातियां मिलती हैं। जब से गर्म जलवायु का विकास हुआ, तब से पेड़ पौधों का विकास होना स्टार्ट हुआ। इसीलिए पेड़ पौधों से मिलने वाले खाद्य पदार्थ भोजन के अत्यंत महत्वपूर्ण स्रोत थे। लेकिन यह सब कर पाना बिल्कुल आसान नहीं था। ऐसे कई जानवर हैं जो हमसे ज़्यादा तेज भाग सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे जानवर तेज भागते हैं, जैसे शेर, चीता, हिरण आदि। वो बहुत तेज भागने वाले जानवर हैं और ज़्यादा ताकतवर भी हैं।
वो मनुष्य पर हमला करके उसे खा भी सकते हैं। इसीलिए मनुष्य को थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता थी। और बहुत से जानवर हमसे ज़्यादा ताकतवर भी होते हैं। जानवरों के शिकार चिड़िया और मछलियाँ पकड़ने के लिए बड़ा सतर्क, जागरूक और तेज होना पड़ता है। पेड़ पौधों से भी खाना जुटाना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि बहुत से पेड़ पौधे हैं वो विषैले भी होते हैं। इसके बारे में जानकारी होनी ज़रूरी थी, लेकिन उनको इतनी जानकारी नहीं थी। पेड़ पौधों से खाना जुटाने के लिए यह जानना ज़रूरी होता है कि कौन से पेड़ पौधे खाने योग्य होते हैं, क्योंकि कई तरह के पौधे विषैले भी होते हैं। साथ ही फलों के पकने के समय की जानकारी भी ज़रूरी होती है, क्योंकि ये स्टूडेंट अब हम जानेंगे कि अखेटक खाद्य संग्राहक के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर क्यों जाते थे, उसका क्या कारण था। उसका कारण हम यह भी कह सकते हैं कि जिस जगह पर वो रहते थे वहाँ के पौधे, फल और जानवर खाकर वो समाप्त कर देते हों, या फिर जो जानवर है उसके पीछे पीछे भागते हुए वे भी आगे निकल जाते हों, या मौसम के अनुसार फल समाप्त हो जाते हों और वो भोजन की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह पर उन्हें जाना पड़ता हो। या फिर यह भी हो सकता है कि पानी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता हो। ये केवल हम एक आइडिया से कह सकते हैं, प्रॉपर रूप से कोई साक्ष्य नहीं है, क्योंकि पाषाण काल के जो साक्ष्य मिले हैं उन्हें अभी तक पढ़ा नहीं गया। अब हम बुक में देखते हैं। पहला कारण यह कि अगर वे एक जगह पर ही ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधों, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। इसीलिए भोजन की तलाश में इन्हें एक जगह से दूसरी जगह पर जाना पड़ता था। दूसरा कारण यह हो सकता है कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरन और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते हैं। इसीलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते होंगे। इसका थर्ड कारण हो सकता है कि पेड़ों और पौधों में फल फूलों अलग अलग मौसम में आते हैं, इसीलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे। फोर्थ कारण हो सकता है, जैसे चौथा कारण यह है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवित रहना संभव नहीं होता और पानी झीलों, झरनों तथा नालियों में ही मिलता है। इसीलिए कई नदियों और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता। कई नदियाँ तो पूरे साल भर चलती रहती हैं, लेकिन कुछ नदियाँ मौसमी होती हैं, उनका पानी सूख जाता है। कुछ झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है। इसीलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता होगा। इसके अलावा लोग अपने नाते रिश्तेदारों या मित्रों से मिलने भी जाया करते होंगे। यहाँ यह स्मरण रखना जरूरी है कि ये सभी लोग पैदल यात्रा किया करते थे, क्योंकि पहिए का आविष्कार तो नवपाषाण काल में हुआ था। नवपाषाण काल में हुआ था। उससे पहले पहिए के आविष्कार के बिना गाड़ियों का
गाड़ियां नहीं चलती थी। विदों को पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्राहक किया करते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, हड्डियों और लकड़ियों के हड्डियों के औजार बनाए हों। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं, जैसे ये आप यहाँ पे देख सकते हो। ये जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया उनके औजार थोड़े नुकीले होते गए। डियर स्टूडेंट्स, इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियों और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। जो उस टाइम पे औजार बनाए थे, उन्हें पत्थर की जो नोक बनाई जाती थी वो जानवरों की खाल उतारने के लिए और उनका शिकार करने के लिए यूज किए जाते थे। कुछ के साथ हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे और कुछ औजारों से लकड़ियां काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियां और औजार बनाने के लिए किया जाता था। ये औजार कुछ इस तरह के बनाए जाते थे, जैसे वृक्ष उनके नीचे की जड़ निकालने के लिए इन औजारों का उपयोग किया जाता था, और जो ये कपड़े सिलने के लिए भी इन्हीं का यूज करते थे। स्टूडेंट्स, अब हम मैप के द्वारा यह देखने की कोशिश करते हैं कि कौन सी जगह पर क्या पुरापाषाणकालीन वस्तुएं मिली हैं। पुरापाषाणकालीन, मध्यकालीन और नवपाषाणकालीन कौन कौन सी वस्तुएं कहाँ से मिली हैं। जो ये आप रेड कलर में त्रिभुज आकार देख रहे हो, यहाँ से पुरापाषाणकालीन स्थल मिले हैं, या वहाँ पर क्या क्या वस्तुएं मिली हैं ये उसके लिए चिन्हित किया गया है। जो ब्लू कलर है, यहाँ से नवपाषाणकालीन स्थल मिले हैं। जो ग्रीन कलर किसके लिए चिन्हित किया गया है? महापाषाणकालीन पुरास्थल के लिए। पर्पल, ये जो हमारे आरंभिक गांव थे उसके लिए चिन्हित किया गया है, और येलो कलर आधुनिक नगर के लिए। अब हम देखते हैं कहाँ से किस वस्तु के साक्ष्य मिले हैं। ये बुजुर्ग होम जो आधुनिक कश्मीर में है, यहाँ से गेहूँ और दलहन के साक्ष्य मिले हैं। मेहरगढ़ जो आधुनिक पाकिस्तान में है, यहाँ से चावल और मवेशी और यहाँ से खुरों के भी निशान मिले हैं। भीमबेटका की गुफाएं तो काफ़ी प्रसिद्ध हैं। कोलीडवा से क्या मिला है? चावल के साक्ष्य मिले हैं। ये उत्तर प्रदेश में है। महाराष्ट्र से स्तुरमुर्ग के अंडे के साक्ष्य मिले हैं। इनाम गांव, ये हमारे आरंभिक गांव थे, यहाँ पे आरंभिक गांव के साक्ष्य मिले हैं। आदि चंदलूर, ये महापाषाणकालीन स्थल है। पाषाण औजारों का निर्माण।
पाषाण काल में औजारों का निर्माण कैसे होता था। पाषाण उपकरणों को प्राय 2 तरीकों से बनाया जाता था। जो 2 तरीके उनके कौन से थे वो अब हम यहाँ पे देखते हैं। पत्थर से पत्थर को टकराना, यानी जिस पत्थर से कोई औजार बनाना होता था उसे एक हाथ में लिया जाता था और दूसरे हाथ से एक पत्थर का हथौड़ी जैसा इस्तेमाल होता था। जैसे आज के समय में हम हथौड़ी से किसी चीज़ पे चोट करते हैं, वैसे ही वो पत्थरों का यूज करते थे। इस तरह आघात मीन्स चोट करने वाले पत्थर से दूसरे पत्थर पर तब तक सल्क निकाले जाते थे। सल्क मीन्स जो उन्होंने उसको अवस्था देनी है, जैसे जितना उनको पहनना करना है तब तक वो उस पर चोट करते थे, जब तक वांछित आकार मीन्स जैसा उनको आकार चाहिए, वांछित आकार वाला उपकरण न बन जाए तब तक वो उस पर चोट करते थे। दूसरा तरीका कौन सा था। दूसरे तरीके को दबाव सल्क तकनीक कहा जाता था। दबाव सल्क तकनीक कहा जाता था। इसमें क्रोड को एक स्थिर जगह पर टिकाया जाता था और इस क्रोड पर हड्डी या पत्थर रखकर उस पर हथौड़ी नुमा पत्थर से सल्क निकाले जाते हैं, जिससे वांछित उपकरण बनाए जाते हैं। वांछित उपकरण मीन्स जो जिस आकार का उनको पत्थर चाहिए था वैसे उपकरण बनाए जाते थे। नाम और तिथियां। हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातत्वविदों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल को वे पूरा पाषाण काल कहते हैं। यह 2 शब्दों पूरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर से बना है। यह नाम पूरा स्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है। पत्थर के औजारों के महत्व मीन्स उस समय पर पत्थर से ही शिकार किए जाते थे और पत्थर के ही हथियार बनाकर सब कार्य किए जाते थे। पूरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। इस काल को भी 3 भागों में विभाजित मीन्स बांटा जाता है। आरंभिक पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उत्तर पूरा पाषाण युग। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव यानी जलवायु परिवर्तन मिलते हैं उसे मध्य पाषाण काल कहते हैं और इसे मेसोलिथ, ये इम्पोर्टेंट वर्ड है, मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग भी कहते हैं। इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना गया है। इसे हम ऐसे समझते हैं कि पूरा पाषाण काल का समय 20 लाख से 12,000 साल पहले और मध्य पाषाण काल का 12,000 से 10,000 साल पहले माना जाता है और नव पाषाण काल का 10,000 साल से माना जाता है। जो हमारा अगला अध्याय होगा उसमें हम नव पाषाण काल के बारे में ही पढ़ेंगे। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर
बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता है। प्राय इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिया और आरी जैसे औजार मिलते थे। साथ साथ पूरा पाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते थे। शैल चित्रकला, इनसे हमें क्या पता चलता? शैल चित्रकला मीन्स पाषाण काल में मनुष्य के चित्र मिले हैं और मध्य पाषाण काल में मनुष्य के साथ कुत्ते के चित्र मिले हैं और नवपाषाण काल में मनुष्य, कुत्ता और घर के चित्र मिले हैं। इससे हमें पता चलता है कि मध्य पाषाण काल में मनुष्य ने कुत्ते को पालतू बनाया था और नवपाषाण काल में उसने घरों में रहना शुरू कर दिया था। जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिले हैं। इनमें कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले हैं। इनमें जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। जंगली जानवरों का कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है मीन्स ये मध्य पाषाण कालीन साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से कौन क्या करता था? हमने पढ़ा कि आरंभिक लोग शिकार तथा फल मूल का संग्रह किया करते थे। वे पत्थरों के औजार और गुफाओं में चित्र बनाते थे। ये हमने शैल चित्रों में पढ़ा। क्या हमें कोई ऐसे साक्ष्य मिलते हैं जिनसे पता चले कि महिलाएं शिकार करती थी या पुरुष औजार बनाते थे? इसके हमें कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। या फिर महिलाएं चित्रकारी करती थी और पुरुष फल मूल इकट्ठे करते थे? वास्तव में हमें इसका कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन दो बातें हो सकती हैं। महिला और पुरुष दोनों ने मिलकर कई काम एक साथ किया होगा। यह भी संभव है कि कुछ तरह के काम केवल महिलाएं करती थी और कुछ केवल पुरुष। इसके अलावा उपमहाद्वीप के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग परंपराएं भी रही होंगी। ये केवल के अनुमान लगा सकते हैं। भारत में शुतुरमुर्ग, ये हमने मैप में भी देखा था कि शुतुरमुर्ग के साक्ष्य महाराष्ट्र से मिले थे। भारत में पूरा पाषाण युग के दौरान शुतुरमुर्ग होते थे। महाराष्ट्र के पटने पूरा स्थल से शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? महाराष्ट्र के पटने से। इनके कुछ छिलके, जो शुतुरमुर्ग के अंडे हैं उनके छिलकों पर चित्रांकन भी मिलता है। इन अंडों से मनके भी बनाए जाते थे, क्योंकि शुतुरमुर्ग का अंडा है वो बहुत बड़ा होता है। इस तरह से हमने आज क्लास 6 का सेकंड चैप्टर कंप्लीट किया। कल हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। आप इसे घर पर अच्छे से रीड करोगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट।
माई सेल्फ ज्योति शर्मा। हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। स्टूडेंट्स, कल हम हमारे अतीत बुक का 2nd चैप्टर कंप्लीट रीड कर चुके हूँ। आई होप आपने उसे घर पर रीड किया होगा। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक। फिल इन द ब्लैंक में फर्स्ट पार्ट है, शिकारी खाद्य संग्राहक गुफाओं में इसीलिए रहते थे क्योंकि उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। बारिश, धूप और हवाओं से राहत पाने के लिए वे गुफाओं में रहते थे। सेकंड पार्ट है, घास वाले मैदानों का विकास डैश साल पहले हुआ। घास वाले मैदानों का विकास 12,000 साल पहले हुआ जब जलवायु परिवर्तन हुआ था, अर्थात मध्यकाल में घास वाले मैदानों का विकास हुआ। आरंभिक लोगों ने गुफाओं की डैश पर चित्र बनाए, भीतरी दीवारों पर। भीतरी दीवारों पर उन्होंने मनुष्य के चित्र बनाए और मध्यकाल में मनुष्य और कुत्ते के चित्र बनाए और नवपाषाण काल में मनुष्य, कुत्ता और घर के चित्र बनाए। फोर्थ पार्ट है, हुस्गी में डैश से औजार बनाए जाते थे। चूने के पत्थरों से औजार बनाए जाते थे। स्टूडेंट्स, अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, उपमहाद्वीप के आधुनिक राजनीतिक मानचित्र को पृष्ठ 136 पर देखो। उन राज्यों को ढूंढो जहां भीमबेटका, हुंगी और कुर्नूल स्थित है। क्या तुषार की रेल इन जगहों के पास से होकर गई थी? स्टूडेंट्स, हमने कल वाली क्लास में मैप को अच्छे से रीड किया था। आई होप आपने उसे अच्छे से समझा होगा। यदि फिर भी उसमें कुछ प्रॉब्लम है तो आप कल वाली क्लास दोबारा देख सकते हो। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ थी? मध्य प्रदेश में। और कुर्नूल की गुफाएं आंध्र प्रदेश में थी। क्वेश्चन थर्ड है इसका, शिकारी खाद्य संग्राहक एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों घूमते रहते थे? उनकी यात्रा और आज की हमारी यात्रा के कारणों में क्या समानताएं या क्या भिन्नताएं हैं? इसका आंसर है स्टूडेंट्स, शिकारी खाद्य संग्राहक के एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमने के निम्नलिखित कारण थे। एक जगह लगातार रुकने से भोजन की समस्या उत्पन्न हो जाती थी, इसीलिए भोजन की तलाश में इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता था। सेकंड पॉइंट है, जानवरों का शिकार करने के लिए पीछे पीछे जाया करते होंगे। थर्ड पॉइंट, पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, अतः ऋतु परिवर्तन के अनुसार स्थान परिवर्तन करते होंगे। फोर्थ पॉइंट है, पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता होगा क्योंकि कई बार नदियाँ मौसमी होती हैं और वे सूख जाती हैं। आज हम यात्राएं अलग कारणों से करते हैं। आधुनिक समय में यात्राएं क्यों करते हैं? रोजगार की तलाश में, व्यापार करने के लिए, नाते रिश्तेदारों से मिलने के लिए, स्कूलों व दफ्तरों में जाने के लिए, संस्कृति का प्रचार प्रसार व भ्रमण के लिए। इसका फोर्थ क्वेश्चन है, आज तुम फल काटने के लिए कौन से औजार चुनोगे? वह औजार किस चीज़ से बना होगा? आंसर है, आज फल काटने के लिए चाकू का प्रयोग करेंगे, लेकिन पूरा पाषाण काल में पत्थरों का ही यूज किया जाता था। पत्थरों का यूज किया जाता था, लेकिन वो भी वृक्ष की जड़ों को खोदने के लिए
किया जाता था या शिकार करने के लिए। फल तो वे ऐसे ही खाते थे। चाकू स्टील या लोहे का बना होता है, जिसको पकड़ने के लिए लकड़ी या प्लास्टिक का हैंडल होता है। हमारा 5th क्वेश्चन है, शिकारी खाद्य संग्राहक आग का उपयोग किन किन चीज़ों के लिए करते थे? क्या तुम आज आग का उपयोग इनमें से किसी चीज़ के लिए करोगे? शिकारी खाद्य संग्राहक द्वारा आग का प्रयोग वे किस लिए करते थे? मांस भूनने के लिए, प्रकाश के लिए, खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए, और इससे ज़्यादा जानकारी उन्हें आग के बारे में नहीं थी। आज हम आग का प्रयोग मांस को भूनने के लिए करते हैं, अर्थात भोजन को पकाने के लिए। प्रकाश के लिए हम लाइट्स का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन 6 है, अपनी पुस्तिका के पन्ने पर एक लाइन खींचकर इसके 2 खाने बनाओ। बाएं खाने में उन खाद्य पदार्थों की सूची बनाओ जिन्हें शिकारी खाद्य संग्राहक खाते थे, और दाएं खाने में तुम जो चीज़ें खाते हो उनमें से कुछ के नाम लिखो। क्या तुम्हें इन दोनों में कोई समानता या भेद दिखाई देता है? और इसका आंसर है, शिकारी खाद्य संग्राहक के खाद्य पदार्थ जंगली जानवरों का कच्चा अथवा भुना मांस, मछलियाँ, चिड़ियाँ, फल फूल, पौधे, पत्तियाँ तथा अंडे। और आज के खाद्य पदार्थ हैं हमारे चावल, रोटी, सब्जियाँ, फल, दूध, पका हुआ मांस आदि। ये कुछ ही हैं खाद्य पदार्थ, और भी बहुत ज़्यादा हैं। स्टूडेंट्स, 7 क्वेश्चन हमारा, यदि तुम्हारे पास कोई गुटिका अर्थात प्राकृतिक पत्थर का टुकड़ा हो तो उसे किस काम के लिए इस्तेमाल करोगे? पत्थर का टुकड़ा आप किसके लिए उपयोग करोगे? खेल खेलने के लिए, बादाम व अखरोट के छिलके छीलने आदि के काम आ सकते हैं, क्योंकि आधुनिक समय में शिकार के लिए या जड़ों को खोदने के लिए पत्थर का प्रयोग नहीं होता, उसके लिए कुल्हाड़ी का प्रयोग होता है। क्वेश्चन 8 था हमारा, ऐसे 2 काम लिखो जिन्हें आज महिलाएं और पुरुष दोनों करते हैं। 2 ऐसे काम बताओ जिन्हें सिर्फ महिलाएं ही करती हैं, और 2 वे जिन्हें सिर्फ पुरुष ही करते हैं। अपनी सूची की अपने 2 साथियों की सूचियों से तुलना करो। क्या तुम्हें इनमें कोई समानता या भेद दिखाई दे रहा है? पुरुष और महिला दोनों द्वारा किए जाने वाले कार्य, ड्राइविंग जैसे कार चलाना, साइकिल, स्कूटर व मोटरसाइकिल, पुरुष और महिला दोनों द्वारा चलाए जाते हैं। दफ्तरों में काम करना, दफ्तरों में आधुनिक समय में पुरुष और महिलाएं दोनों काम करते हैं। केवल महिलाओं द्वारा किए जाने वाले कार्य, छोटे बच्चों की देखभाल करना, बच्चों को जन्म देना। केवल पुरुषों द्वारा किए जाने वाले कार्य, फायर ब्रिगेड, फायर ब्रिगेड में केवल पुरुषों द्वारा ही काम किया जाता। फौज में तो आजकल लेडीज भी जाने लगी हैं। ये केवल पुरुषों द्वारा किए जाने वाले कार्य हैं। स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। आज आप इन्हें अपनी फेयर नोटबुक में लिखोगे और लर्न करोगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।